हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन के अंतर्गत गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो गति के समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इनका प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था या किस वैज्ञानिक ने गति के समीकरणों को दिया था। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गति के समीकरण गैलीलियो के द्वारा दिए गए थे। गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए थे। ये अपना पहला पॉइंट था। अब क्वेश्चन आता है कि गति के समीकरण क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, गति के समीकरण वह समीकरण है जो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी वेग व त्वरण पर आधारित होते हैं। त्वरण ये रेखीय त्वरण कहलाता है, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं। दूसरा त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण, उसे हम जी से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हमें रेखीय गति के समीकरण है ये, तो यहाँ पर हमें रेखीय त्वरण ए का यूज करना है। त्वरण ए के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि गैलीलियो ने गति के कितने समीकरण दिए थे। तो इसका आंसर है गैलीलियो ने गति के 3 समीकरण दिए थे। इसमें से जो पहला समीकरण था, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण ये 3 थे, और इसमें से जो पहला समीकरण था वह समीकरण था B = U + AT। दूसरा समीकरण था S = UT + ½ AT², और तीसरा समीकरण था V² = U² + 2AS। स्टूडेंट्स, यदि आप इन समीकरणों में V = U + AT के स्थान पर इक्वेशन 1 में V = U - AT लिख देते हैं, तब भी आपका यह समीकरण सही माना जाता है। क्वेश्चन आता है कैसे माना जाता है, तो इसकी स्टडी अभी हम इनके जो निगमन होते हैं, जो इनकी कंडीशन होती हैं, उसमें करेंगे। V = U - AT। दूसरा इक्वेशन होता है S = UT - ½ AT², ये भी आपका सही है। और यदि आप तीसरा समीकरण V² = U² - 2AS लिख देते हैं, तब भी आपका समीकरण सही होता है। क्वेश्चन होता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम गति के समीकरणों की जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट अवस्थाएं होती हैं, उनकी स्टडी करेंगे, और इनकी स्टडी करने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये समीकरण सही है और किस कंडीशन में ये सही है। ये भी आपको जानना
जरूरी है। कौन सी कंडीशन में ये समीकरण सही है और कौन सी कंडीशन में ये वाला समीकरण सही होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं गति के प्रथम समीकरण से और इस प्रथम समीकरण के निगमन से। निगमन ये समीकरण कैसे आया? गति का प्रथम समीकरण। स्टूडेंट्स गति के प्रथम समीकरण का निगमन करने के लिए सबसे पहले माना कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग, इसको लिख दिया प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, या वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u, ये भी आप लिख सकते हैं। एवं t समय के पश्चात वस्तु का अंतिम वेग u हो जाता है। वस्तु का अंतिम वेग यहां पे v हो जाता है। तब वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ ये आप कैसे निकालते हैं? यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी वस्तु का वेग 30 किलोमीटर पर आवर है और 3 मिनट के बाद इस वस्तु का वेग 50 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो क्लियर है, इस वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ, इसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको ज्ञात करने के लिए आपको अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस करना पड़ेगा, अर्थात 50 माइनस 30, तब वेग में होने वाला परिवर्तन 20 आता है। तब क्लियर है, वस्तु के वेग में परिवर्तन वस्तु के वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और अंतिम वेग ये हमने लिया था v, प्रारंभिक वेग लिया था u। क्लियर हो जाता है। और वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको दर निकालना होता है किसी भी चीज में, तब आपको उसमें अपॉन टी करना है, समय का भाग दे देना है। तो वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय हो जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर बराबर वेग परिवर्तन बटे समयानंतराल या समय। ये यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद इसको यहां से रफ करते हैं।
वेग परिवर्तन की दर बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यहां से आपसे पूछा जाता है कि वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, या हम वेग परिवर्तन की दर किसे कहते हैं, या स्पष्ट शब्दों में आपसे पूछा जाए कि त्वरण किसे कहते हैं, तब आपका आंसर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात A इक्वल टू वेग परिवर्तन V माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है? इसको अपॉन 1 कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंची गुणा कर देते हैं, तब AT इक्वल टू V माइनस यू आता है। स्टूडेंट्स, यहां पर इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, B माइनस यू इक्वल टू AT। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार के कोई चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? और जब हम किसी को राशि का साइड चेंज करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तब हम उसके चिन्ह बदल देते हैं। जैसे अब यहां पर लिखते हैं V इक्वल टू, ए माइनस यू है, तब ये हो जाता है प्लस यू, यू प्लस का हो जाएगा प्लस AT, और ये हमारा गति का प्रथम समीकरण बन जाता है। स्टूडेंट्स, अभी आपने जो त्वरण की डेफिनेशन यहाँ पे समझी थी, अब आपको थोड़ा और यहाँ पे ध्यान देना है। ए या त्वरण कितने प्रकार का होता है? तो जो त्वरण होता है, त्वरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण ये त्वरित गति में होता है, और जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तब इसका त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है, और इसे हम लिखते हैं प्लस A से। नंबर 2 ये होता है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण एक्सीलरेटरी मोशन, ये मंदन या रिटार्डेशन में होता है। ये होता है मंदन या रिटार्डेशन में होता है, और ऋणात्मक त्वरण के कारण वस्तु का जो वेग होता है वह वेग घटता है। इसे हम लिखते हैं माइनस A से। और तीसरा त्वरण होता है वस्तु का शून्य त्वरण। वस्तु का त्वरण शून्य भी हो सकता है, एक्सीलरेटरी मोशन होती है, आप इसको लिख लें। शून्य त्वरण कब होता है? जब इसके लिए 2 अवस्थाएं हैं, जब वस्तु विरामावस्था में हो या स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है, तब इसका त्वरण शून्य त्वरण होता है। और जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग 5 किलोमीटर पर आवर है, अंतिम वेग 5 किलोमीटर पर आवर है, तब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/234 एनी सेकेंड आप कर देंगे, मिनट कर देंगे, तब उसका त्वरण कितना आएगा? शून्य। अर्थात शून्य त्वरण 2 अवस्थाओं में होता है, विरामावस्था रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट में, और जो सेकेंड कंडीशन होती है जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है, एक समान वेग से गतिमान होती है। तो स्टूडेंट्स, जो अभी आपने गति के समीकरणों में प्लस A और माइनस A लिया था, वह इसी के आधार पर था। जब आप लिख देते हैं प्लस A के साथ, एक गति के समीकरण त्वरित गति के लिए हैं,
वो आपका सही हो जाता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जब आप लिख देते हैं ये गति के समीकरण मंदन की अवस्था में है, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, आपका ए वाला समीकरण भी सही हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम गति का जो सेकंड समीकरण है यहीं पर एक बार समझ लें। ये v बराबर यू प्लस ए टी, ये त्वरित गति के लिए है जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, और रिटार्डेशन या मंदन के लिए गति का जो प्रथम समीकरण होता है वह हो जाता है v इक्वल टू यू माइनस ए टी। यहां पर त्वरण ए कौन सा रहेगा, क्लियर है, मंदन रहेगा, रिटार्डेशन रहेगा, वस्तु का वेग समय के साथ साथ कम होता जाएगा। इसके बाद हम गति का जो सेकंड समीकरण है इसकी स्टडी करते हैं, इसका निगमन कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स गति का जो सेकंड समीकरण था वह समीकरण था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। इस समीकरण का निगमन हम कैसे करेंगे, तो अब हम इस समीकरण का निगमन करते हैं। द्वितीय समीकरण गति के द्वितीय समीकरण का निगमन डेरिवेशन, इसके लिए भी माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u है एवं t समय के पश्चात इसी वस्तु का अंतिम वेग बराबर v हो जाता है। तब वस्तु का औसत वेग या माध्य वेग कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि औसत वेग या माध्य वेग कैसे निकाला जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कोई बैट्समैन है, टेस्ट क्रिकेट की पहली इनिंग में 100 रन बनाता है और सेकेंड इनिंग में 50 रन बनाता है। तब इसने दोनों इनिंग्स में, दोनों पारियों में एवरेज कितना लिया जिस हिसाब से इसने रन बनाए हैं, तो क्लियर हो जाता है 100 प्लस 50 इक्वल टू 150, 150 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो 75 आ जाता है। ये औसत कहलाता है। इसमें आप क्या करते हैं कि जो कुल इनिंग्स होती हैं, पारियां होती हैं, उसमें सभी पारियों में बनाए गए रनों का योग अपॉन कर देते हैं टोटल इनिंग्स की संख्या। तो यहां पर वस्तु का औसत वेग कैसे आएगा, औसत वेग कितने वेग लिए हमने वस्तु का, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इन दोनों को हमें जोड़ना है। औसत वेग बराबर या इक्वल टू प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग डिवाइड बाई
टू, क्योंकि कुल कितने वेग हैं, 2 वेग हैं। तब इसका प्रारंभिक वेग ये आ जाता है u, अंतिम वेग आ जाता है v। क्लियर है? डिवाइड बाई 2 इसको हम कर देते हैं। क्लियर है? तब इस औसत वेग से वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी औसत वेग से वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी बराबर औसत वेग इक्वल टू औसत वेग गुणित समय मल्टीप्लाई बाई टाइम। औसत वेग इनटू समय। क्लियर है? और इसका जो औसत वेग आया था वह कितना था, u प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू टी। चली गई दूरी ये ली थी हमने s इक्वल टू u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। टी टाइम है और इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर है? इसके बाद जो गति का प्रथम समीकरण था v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसे लेते हैं, इसे देते हैं समीकरण 2 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से या समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर हो जाता है। अब इसको हम रफ करते हैं। यहां से इसको हमने अब रफ कर दिया है। क्लियर? यहां से s इक्वल टू u प्लस v इक्वल टू u प्लस एटी प्लस u प्लस एटी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। क्लियर हो जाता है। अब s इक्वल टू यहां पर आप देखते हैं u प्लस u, ये हो जाता है 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब इस टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब s इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसके लिए हम लिख सकते हैं s इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाता है और जो हमें समीकरण अब मिलता है, इक्वेशन जो मिलता है वह होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर प्लस आया है तब ये त्वरण कौन सा होगा, धनात्मक त्वरण होगा। और जो वस्तु का वेग है वह समय के साथ बढ़ने वाला होगा, अर्थात एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होगा, त्वरित गति के लिए होगा। और यदि इस समीकरण में, इक्वेशन में हम लिख देते हैं
एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, तब यह ऋणात्मक त्वरण हो जाता है। और वस्तु का वेग इस कंडीशन में समय के साथ घटने वाला हो जाता है। क्लियर हो जाता है। इस सेकेंड इक्वेशन भी आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लेते हैं गति का थर्ड इक्वेशन। इसको रफ करते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके अनुसार इसको लिखते हैं अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब इस समीकरण का हम निगमन कैसे करते हैं? तब इसके लिए हम जो गति का प्रथम समीकरण है इसको लेते हैं। गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस एटी से। क्लियर है? इसको ले लिया v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब इसके दोनों ओर का वर्ग करने पर, इसके दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या आएगा? ये आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर। क्लियर हो जाता है। और u प्लस एटी स्क्वायर जो यहां पे आया है इस पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर। इस पे हम अप्लाई करते हैं, तब ये आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u a t प्लस एटी स्क्वायर आ जाता है। क्लियर हो जाता है इतना, 2u एटी स्क्वायर। अब इसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस इन दोनों में से 2a कॉमन ले लेते हैं, तब क्या बचता है? ये 2 बाहर हो जाएगा और ये a बाहर हो जाता है। यहां पर बचता है ut प्लस a का स्क्वायर भी आएगा प्लस एक a बाहर आ गया है और यहां पर 2 है नहीं, तब ये चला जाता है प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। क्लियर हो जाता है। आपको स्क्वायर लेना है यहां पे। क्लियर हो जाता है ये। तब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a
एस, क्योंकि ये पूरा जो समीकरण है यह गति का सेकंड समीकरण होता है। तो ये आपका यहां से जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाता है। यह धनात्मक त्वरण के लिए है और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as यह ऋणात्मक त्वरण के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने गति के तीनों समीकरणों की स्टडी कर ली है, इनका निगमन कैसे किया जाता है इसकी भी स्टडी कर ली है। इसके साथ आपने गति के समीकरणों की जो दो अवस्थाएं होती हैं उनकी भी स्टडी कर ली है। क्वेश्चन आता है कि गति के समीकरणों की कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं जिनकी स्टडी हमने अभी की है। तो वो होता है गति के समीकरणों की विभिन्न अवस्थाएं। इसमें से जो पहली अवस्था थी वह कौन सी थी, जब त्वरण कौन सा था, धनात्मक, अर्थात वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है। पहली अवस्था थी जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है या बढ़ता है, त्वरण आता है। इस कंडीशन में प्लस, और जो समीकरण होते हैं गति के वो होते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण, तीसरा लिख लें आप, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जो तीसरा समीकरण लिख चुके, दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में जब वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, इस कंडीशन में त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। और जो गति के समीकरणों के रूप होते हैं वह हो जाते हैं v इक्वल टू यू माइनस ए टी। दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गति के समीकरणों में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनके बारे में आप जानते ही हैं, इसको मैं बता चुका हूं। जहां पर जो v आया है ये v ये अंतिम वेग है, डेरिवेशन में आपको मैंने बताया है। u ये प्रारंभिक वेग होता है। a यह वस्तु का त्वरण होता है जो कि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। t यह समयानंतराल है या समय है। एवं s चली गई दूरी होती है, दूरी कभी शून्य नहीं होती। क्लियर हो जाता है। अब इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो देखते हैं। जब वस्तु विरामावस्था से चलती है, जब वस्तु विरामावस्था से चलती है तब
गति के समीकरण किस प्रकार से होंगे। तो स्टूडेंट्स एक जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ लें कि जब भी कोई वस्तु विरामावस्था से चलेगी तो उसकी जो स्पीड होगी वह नॉर्मली समय के साथ बढ़ेगी, क्योंकि जो उसका प्रारंभिक वेग है वह शून्य है। यदि वह 1 किलोमीटर पर आवर आई, स्पीड उसकी बढ़ती है। 2 किलोमीटर पर आवर आती है, स्पीड बढ़ती है। 10 जाती है तब भी स्पीड बढ़ती है। 30 जाती है, स्पीड बढ़ती है। तो क्लियर है कि वस्तु की जो स्पीड है वह बढ़ रही है, तो इसका त्वरण कैसा होगा। ऑब्वियसली इसका जो त्वरण रहेगा वह धनात्मक होगा। इसका जो त्वरण है वह धनात्मक होगा। क्लियर है। इस अवस्था में वस्तु का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। तो जो गति के समीकरण है, इन सभी समीकरणों में हमें u का मान 0 रखना है। v इक्वल टू u प्लस 80, u का मान 0 रख देंगे तो v इक्वल टू आता है 80। समीकरण 1 हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड समीकरण होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है। u इंटू टी 0 हो जाएगा। s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, यह दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। ये पहला समीकरण था, यह दूसरा समीकरण है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर आप जब 0 लगाएंगे किसके लिए, u बराबर, तब v स्क्वायर इक्वल टू 2as आता है। यह गति का तीसरा समीकरण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने 3 अवस्थाओं में गति के समीकरणों की स्टडी कर ली है। इसके बाद अब हम देखते हैं जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तब गति के समीकरणों का रूप क्या होता है। जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, तब इस अवस्था में जो वस्तु का त्वरण होता है a इक्वल टू 0 होता है और गति का जो प्रथम समीकरण है वह हो जाता है v इक्वल टू u। a इक्वल टू 0 t इंटू 0 इंटू टी, क्लियर हो जाता है। v इक्वल टू u। v स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर हो जाता है सेकंड समीकरण। और जो थर्ड इक्वेशन इसकी आती है s इक्वल टू ut आती है, क्योंकि 80 स्क्वायर 0 हो जाता है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 यहाँ के हिसाब से, और बस उस तरह से देखते हैं तब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हो जाती है। जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तब गति के समीकरणों का रूप इस प्रकार से हो जाता है। क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वह काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप एक अवस्था और बना सकते हैं जब वस्तु प्रारंभिक वेग से चल रही है और अंत में जाकर रुक जाती है। तो इस कंडीशन में वस्तु का जो अंतिम वेग होता है वह 0 हो जाता है और जो उसका त्वरण होता है वह नेगेटिव हो जाता है। तो इस आधार पर भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपका जो कॉन्सेप्ट था
वह क्लियर हो गया है। आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे आपके 9th से ही साइंस पर लगातार अच्छी ग्रिप बनती जाए, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़े। थैंक यू।